नमस्कार जी सभी को। आज हम ले आए हैं लेक्चर नंबर 2 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स पे। आज हम कुछ कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स भी डिस्कस करेंगे जो आपकी बुक्स के अंदर हैं या जो आप लोगों को जो हैं कि जिनके आंसर्स आप लोगों को आने चाहिए फॉर इन द कंटेक्स्ट ऑफ योर एग्जामिनेशन। तो इससे पहले कि मैं क्वेश्चन आंसर्स की बात करूँ, चलो फर्स्ट क्वेश्चन से ही हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं सबसे पहले ये क्वेश्चन डिस्कस करूँ कि व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। मैटर क्या है, क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सब हम अपने पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस करके आ चुके हैं। ये क्वेश्चंस वहीं से इमर्ज होके आते हैं, व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। देखो, मैं हमेशा कहती हूँ कि क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना आपको आना चाहिए एग्जामिनेशन में मार्क्स ज़्यादा गेन करने के लिए। तो आप लोगों की जो अटेम्प्टेशन है, अगर वो इम्प्रेसिव होगी तो डेफिनेटली यू विल गेट अ गुड स्कोर इन योर एग्जामिनेशन। तो इस क्वेश्चन के आंसर में आप पहले एक लाइन के अंदर बता दीजिए कि मैटर होता क्या है, क्योंकि उसी के अंदर उसकी प्रॉपर्टीज रिफ्लेक्ट होती हैं। मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट हैज रेस्ट मास और दैट कंज्यूम स्पेस दैट कैन बी फेल्ट विद आवर 5 सेंसेस, उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर। उसकी प्रॉपर्टीज भी वैसे हम पिछले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करके आ चुके हैं, वही प्रॉपर्टीज आपको इसके आंसर्स में लिख रही हैं। तो अगर मैं फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करूं आंसर के अंदर, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है कि एवरी मटेरियल इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। हर मैटर, हर एक जो मैटर है वो पार्टिकल्स से मिलके बना हुआ है। जब मैं लोअर स्टैंडर्ड्स के अंदर थी, हम लोग साइंस एग्जीबिशंस वगैरह में बहुत जाया करते थे। हरियाणा के अंदर साइंस एग्जीबिशन स्टेट लेवल की होती, फिर नेशनल लेवल की होती। तो एवरी टाइम जब भी हम नेशनल लेवल की जो साइंस एग्जीबिशंस है वहाँ जाया करते थे, तो बड़े बड़े बैनर्स वहाँ लगे हुआ करते थे कि मैंने सुना, मैं भूल गया, मैंने देखा, मुझे याद रहा, मैंने करके देखा, मैं कभी नहीं भूला। मीन्स अगर आप किसी चीज़ की डेमोन्स्ट्रेशन होते हुए देखते हैं, यू नेवर फॉरगेट दैट कॉन्सेप्ट। तो अगर मैं ये कह रही हूँ कि हर चीज़ पार्टिकल से मिलके बनी हुई है, क्या मतलब है कि अगर आप किसी चीज़ को तोड़ने की कोशिश करें, उसके छोटे 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 टुकड़े 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 होते चले जाएंगे, दैट मीन्स वो उन टुकड़ों से मिलके बनी हुई है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास ये ब्रेड है, देखिए कैसे इसके टुकड़े 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 होते जा रहे हैं। इट मीन्स इन टुकड़ों से मिलके ये बना हुआ है। ये छोटे 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 टुकड़ों ने इसे बनाया है, इनको हम क्या बोलते हैं? पार्टिकल्स। तो एवरी मटेरियल इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। तो दूसरा जो इसका हम कहें कि कैरेक्टरिस्टिक का पार्ट है, वो है कि जो ये पार्टिकल्स हैं एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, दे हैव अ स्पेस बिटवीन दैम। देयर एग्जिस्ट अ स्पेस बिटवीन दीज पार्टिकल्स। इन पार्टिकल्स के बीच में कुछ कुछ स्पेस होती है। और ये हमें कैसे पता चलता है? इसके लिए देखिए, मेरे पास ये गिलास है और ये स्पून के अंदर मेरे पास क्या है? सॉल्ट है। मैंने क्या किया? इस सॉल्ट को इस पानी के अंदर डाल दिया। गिलास के अंदर पानी है, स्पून में मेरे पास सॉल्ट था, मैंने इसको डाल दिया। यू विल सी कि ये इसके अंदर डिजॉल्व होना शुरू हो जाएगा। ये डिजॉल्व क्यों हुआ? देखिए, जैसे 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 ये डिजॉल्व होता जा रहा है, आपको सॉल्ट इसके अंदर नजर नहीं आएगा। अब वो सॉल्ट गया कहाँ? वो वाटर के अंदर उसने अपनी जगह बना ली है। जो वाटर के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में कहीं 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 स्पेस है, वहां जा जाकर सॉल्ट के पार्टिकल्स क्या होते जा रहे हैं? फिट होते जा रहे हैं। दैट इज वाई वो हमें इसके अंदर अलग से विजिबल नहीं होते। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में क्या होती है? स्पेस होती है। उसके बाद अगर मैं थर्ड प्रॉपर्टी की बात करूं, तो किसी भी मीडियम के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, दोज आर ऑलवेज इन कॉन्टिन्यूस मोशन। पार्टिकल्स आर ऑलवेज इन मोशन, मतलब पार्टिकल्स हमेशा मूव करते रहते हैं। इसका हमें किस चीज से पता चलता है? सपोज मेरे पास ये छोटी सी फ्रेग्रेंस स्टिक है, मैंने क्या किया? मैच स्टिक से इसे जलाया। तो आप लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जैसे ही मैं इसे जला रही हूं, इफ यू विल क्लियरली सी इट, यहां से आपको ये देखिए स्मोक के पार्टिकल्स जाते हुए फील हो रहे हैं। अब देखिए, स्मोक के पार्टिकल्स जाते हुए फील हो रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ एयर। यू आर सीइंग इट। ये जो है, ये चीज किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है? देखिए आप कि पार्टिकल्स जो हैं वो मूवमेंट के अंदर हैं। जैसे ही मैं रूम में यहाँ खड़े होके इसको अगर मैंने एनलाइट किया है, तो मैं रूम के दूसरे कॉर्नर में जाके इसकी फ्रेग्रेंस को फील करूंगी। पार्टिकल्स चल के गए हैं तो मेरे वहां पर खड़े होकर मेरे नोज तक पहुंचे हैं, दैट इज वाई मैंने उसे फील किया। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो फ्रेग्रेंस है वो इधर उधर फैल जाती है, क्योंकि पार्टिकल्स मोशन में होते हैं। तो इस चीज से हमें पता चलता है कि पार्टिकल्स आर इन मोशन।
उसके बाद अगर मैं फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करूं, मैटर की जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी क्या है कि ये जो पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ अट्रैक्टेड फॉर्म में हैं। पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर, कि पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये हमें कैसे पता चलता है? आपकी बुक में भी एक बड़ी अच्छी एग्जाम्पल दी हुई है कि जैसे आप बहुत छोटे होते हैं, आप खेलने लग जाते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ा, 4-5 स्टूडेंट्स ने हाथ पकड़ लिया, आप उनको सेपरेट करने की कोशिश करें, इजीली नहीं कर पाएंगे। फिर ही आपने उन स्टूडेंट्स को खड़ा किया, आपने ऐसे फिंगर्स टच करवा के खड़ा कर दिया, क्वाइट ईजिली आप उनको सेपरेट कर पाएंगे। फिर उसके बाद अगर उन स्टूडेंट्स ने एक दूसरे को टच नहीं किया हुआ, जस्ट एक दूसरे के साथ ऐसे स्टैक फॉर्म में खड़े हैं, आप बड़े आराम से उनके बीच में से निकल सकते हैं, मीन्स उनको सेपरेट करना ईजी है। यानी कि जब चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ती हैं तो उन्हें सेपरेट करना डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे मेरे पास सपोज ये चौक है, देखिए मैंने इसे पकड़ा हुआ है, नहीं टूटा, मतलब पार्टिकल्स जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ। मैंने और फोर्स लगाई, नहीं टूटा, और फोर्स लगाई, नहीं टूटा, और फोर्स लगाई, टूट गया। दैट मीन्स मुझे एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फोर्स लगानी पड़ी इन पार्टिकल्स को सेपरेट करने में। इसका क्या मतलब है कि वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे, बॉन्डेड फॉर्म में थे, यानी कि पार्टिकल्स एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो ये जो 4 मेन प्रॉपर्टीज हैं, इनकी वजह से बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन के अंदर मिलते हैं। तो उन क्वेश्चंस में देखिए कि पार्टिकल्स जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों से मिलके बना हुआ है, मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बना हुआ है, स्पेस होता है इनके बीच में, दैट इज व्हाई लिक्विड्स के अंदर हम सॉल्ट, शुगर, इन सबको डिसॉल्व कर पाते हैं। मोशन है, ये जो मोशन है इसकी वजह से पार्टिकल्स के पास या किसी भी सिस्टम के पास काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक, जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं वो काइनेटिक एनर्जी जो है इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है, जो हम क्वेश्चंस के साथ साथ इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं, सबसे पहले मैं इन प्रॉपर्टीज के बेस पे अगर क्वेश्चंस ले लूँ, उसके बाद हम अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलेंगे। सो आई हैव द क्वेश्चंस इन रिटन फॉर्म। जो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी बुक के अंदर है वो है विच आर मैटर। फर्स्ट क्वेश्चन हम ले चुके हैं। सेकंड क्वेश्चन है विच आर मैटर। आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स दी गई हैं और आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सी चीज मैटर है, एंड दे आर टॉकिंग अबाउट चेयर, एयर, लव, स्मेल, हीट, almonds, thoughts, cold ड्रिंक। अब आधों को तो कोल्ड ड्रिंक पीने का मन कर गया होगा कि गर्मी है। स्मेल ऑफ परफ्यूम्स, रादर इट शुड नॉट बी स्मेल, इट शुड बी फ्रेग्रेंस, बट आपकी बुक में लिखा हुआ है सो आई विल यूज इट एज सच, स्मेल ऑफ परफ्यूम्स। तो ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये जो चीजें आपको दी गई हैं कि इनमें से कौन सी चीज मैटर है और कौन सी नहीं है, ये आपको चूज करना है। चेयर हम लोगों को जब हम उसे टच करते हैं वी कैन फील इट, इट इज सॉलिडिफाइड। हम लोगों को पता है इसने स्पेस कंज्यूम की हुई है, इसका मास है, हमें उठाने के लिए जोर लगाना पड़ता है इसको, दैट मीन्स इट इज मैटर। क्योंकि मैटर की प्रॉपर्टी क्या होती है, इसके पास मास है और इट कंज्यूम्स स्पेस। उसके बाद है एयर। एयर जो है हम लोगों को पता है एज सच इधर उधर स्प्रेड हो जाती है। अब आप ये बताइए कि एयर जो है वो पार्टिकल में आएगी कि या मैटर के अंदर आएगी या एनर्जी के अंदर, क्योंकि हम लोगों को ये पता है कि यूनिवर्स के अंदर 2 ही चीज़ें हैं। वो 2 चीज़ें क्या हैं? यूनिवर्स के अंदर एक तो मैटर एग्जिस्ट करता है और दूसरा एनर्जी एग्जिस्ट करती है, और जो एनर्जी है वो मासलेस पार्टिकल्स होते हैं, लाइक फोटोन्स, फोनोन्स, ऐसे वाले पार्टिकल्स होते हैं। लेकिन जिन पार्टिकल्स के पास मास होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? मैटर। अब एयर की अगर हम बात करें, आप लोगों को पता है एयर के अंदर ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ये सब इसके अंदर प्रेजेंट है। और एक मॉलिक्यूल है, एक पार्टिकल है, दैट इज कंज्यूमिंग स्पेस, चाहे कम ही सही लेकिन उसका मास तो है ना। तो उसकी वजह से मैं इसको भी किसके अंदर रखूंगी? मैटर के अंदर रखूंगी। उसके बाद आ जाइए लव के ऊपर। लव इज अ फीलिंग, एक फीलिंग है, मैं कहूँ कि एक कंटेंट ऑफ एनर्जी है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी है इन योर बॉडी, सो इट विल नॉट बी अ मैटर। उसके बाद अगर मैं बात करूंगी स्मेल की, स्मेल इज ऑल्सो नॉट अ मैटर। ये भी एक फीलिंग है कि आप लोगों को वो चीज़ जो है वो सूदिंग फीलिंग दे रही है या आप लोगों को बिटर फीलिंग दे रही है, इट इज़ अ फीलिंग, आप इसको सिर्फ फील कर पा रहे हैं, ओनली फीलिंग, तो ये भी मैटर नहीं होगा। हेट, इट इज़ ऑल्सो अ फीलिंग, कि आप किसको कितना ज़्यादा, ओहो कहाँ से आ गया ये जो चीज़ है, उस चीज़ ने मैं कहूँ कि स्पेस तो नहीं कंज्यूम की है कहीं पे भी,
राइट लाइक, और उसके पास कोई ऐसा मास भी नहीं है, आप तो जस्ट ओहो कहाँ से ये आया, लाइक दिस इज, ये आपके दिमाग की सिचुएशन है, आपके दिमाग के अंदर उस पर्सन के लिए नेगेटिव एनर्जी है, मैं ये कह सकती हूँ। तो हेट भी क्या है, मैटर नहीं है। उसके बाद अगर बात कीजिए आलमंड्स, नो डाउट दिस इज अ फॉर्म ऑफ मैटर, मास भी है, आप हाथ में आलमंड उठाते हैं, यू फील इट्स वेट, मास है, इसलिए स्पेस कंज्यूम किया हुआ है। थॉट्स आपके दिमाग के अंदर हैं, कहीं पे इन्होंने बाहर आउटर वर्ल्ड में देयर इज नो स्पेस कंजम्पशन, सो इट इज नॉट अ मैटर। उसके बाद अगर मैं बात करूं कोल्ड, ठंड, ओह बहुत ज्यादा ठंड है, यू फील इट, आप इसको फील करते हैं, लेकिन इट इज रिलेटेड टू एनर्जी ऑफ योर बॉडी, तो ये भी मैटर नहीं है। बट कोल्ड ड्रिंक, आधों के मुंह में तो पानी आ गया, गिलास भरा हुआ कोल्ड ड्रिंक से आपको फील होना शुरू हो गया, उसका मास होता है और स्पेस कंज्यूम किया होता है उसने, सो इट इज अ मैटर, ये भी एक मैटर है। कमिंग ऑन टू स्मेल ऑफ परफ्यूम्स, स्मेल ऑफ परफ्यूम्स की अगर हम बात करें, ये भी स्मेल है, यानी कि आप लोगों को सूदिंग फीलिंग दे रहा है या बीटर फीलिंग दे रहा है, फीलिंग स्टेट ऑफ योर माइंड, सो इट इज ऑल्सो नॉट अ मैटर। तो ये था सेकेंड क्वेश्चन जो आप लोगों की बुक के अंदर था। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन के अंदर है गिव रीजंस, जो हमने प्रॉपर्टीज की है मैटर की, उनके बेस पे आप लोगों को कई बार एग्जामिनेशन के अंदर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो क्वेश्चन है गिव रीजंस, इसके अंदर फर्स्ट पार्ट है द स्मेल ऑफ हॉट sizzling food reach several meters away, but to get the smell from cold food you have to go close। मतलब आपको किसी ठंडी चीज की फ्रेग्रेंस या स्मेल लेने के लिए क्या करना पड़ता है, उसके पास में जाना पड़ता है। लेकिन कहीं पे हॉट सिजलिंग फूड बन रहा हो, सिजलर बन रहा है, दूर से पता लग जाता है धुआं उठता हुआ कि हमें सिजलर जो है वो बन चुका है, सिजलर है। या आप लोग सपोज किसी रेस्टोरेंट के अंदर चले गए हैं, किसी रेस्टोरेंट के अंदर आप बैठे हुए हैं, वहाँ पे सपोज शाही पनीर बन रहा है, यू फील द फ्रेग्रेंस, यू फील इट्स, आप लोगों को तभी आपके मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है कि हम इसे खा लें। लेकिन उन्हीं रेस्टोरेंट्स के अंदर आइसक्रीम्स भी होती हैं, उनके अंदर मैं कहूँ कि कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी होती हैं, एंड एवरी ऑब्जेक्ट हैज़ इट्स डिफरेंट टेस्ट एंड डिफरेंट फ्रेग्रेंस, बट यू डोंट फील दैट। उसको देखने के लिए आपको उसके नज़दीक जाना पड़ता है। तो क्वेश्चन इज दिस कि ऐसा क्यों, क्यों आप लोगों को हॉट जो ऑब्जेक्ट है उसकी फ्रेग्रेंस या उसकी स्मेल दूर से ही आ जाती है, लेकिन जो कोल्ड ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी स्मेल या उनकी फ्रेग्रेंस के लिए आपको उसके नज़दीक जाना पड़ता है। इसका रीज़न आएगा जो हमने मैटर की प्रॉपर्टी की थी थर्ड, कि पार्टिकल्स आर इन मोशन, पार्टिकल्स मोशन में होते हैं। जैसे ही आपने उनको टेम्परेचर दिया, जो हॉट फूड होता है उसके अंदर उसको टेम्परेचर दिया जाता है, टेम्परेचर ज़्यादा देने से पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, उनकी मूवमेंट ज़्यादा होगी। आप भी सपोज कहीं पे बैठे हैं, जब गर्मी के दिन होते हैं, जून का महीना होता है, टेम्परेचर चला जाता है 40s 50s 60s के 50 क्रॉस करने को हो जाता है, 47 45, हम लोगों को ऐसे लगने लगता है कि बस वी आर अनेबल टू सर्वाइव इन दिस यू कैन से एनवायरमेंट। तो ऐसे में अगर मान लीजिए धूप के अंदर कोई चेयर पड़ी हुई है, आपको जैसे ही वहां पे बैठना होता है आप एकदम से फुदक उठते हैं, रीजन कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। एग्जैक्टली सेम एटम्स और मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स के साथ भी होता है, जैसे ही आप उन्हें टेम्परेचर देते हैं वो फुदकना शुरू कर देते हैं, मतलब उनके अंदर एनर्जी ज़्यादा आ जाती है। अब एनर्जी ज़्यादा आएगी तो मूवमेंट बढ़ेगी, मूवमेंट बढ़ेगी तो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे उस एनर्जी के साथ। दैट इज़ वाई जो हॉट फूड है, गर्म चीज़ें, उनकी स्मेल, उनकी फ्रेग्रेंस आप दूर से ही फील कर पाते हैं, क्योंकि पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। यहाँ पे मैं फिर से कहूंगी कि थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर यहाँ पे आएगी, सिंस पार्टिकल्स आर इन मोशन, दे हैव काइनेटिक एनर्जी, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, देयर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे आप, टेम्परेचर इंक्रीज करने से पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो उनकी जो मूवमेंट है, जो मोबिलिटी है पार्टिकल्स की, वो बढ़ेगी, दे विल ट्रेवल मोर डिस्टेंस, तो इस वजह से हम दूर से ही उनको फील कर पाएंगे। तो ये था ए पार्ट इसका रीजन। बी पार्ट के अंदर आपसे पूछा गया है अ डाइवर इज एबल टू कट, अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर
In a swimming pool, which property of matter does this observation show? Does this observation show? कि जैसे ही कोई स्विमर पानी के अंदर डाइव करता है, वो मूवमेंट करता है उसके अंदर, तो किस किस प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है मैटर की। देखिए आप पानी के अंदर चले गए हैं, इट मीन्स आपने स्पेस कंज्यूम की, आपने वहां से वाटर हटाया और खुद वहां जाके उसकी जगह लेकर बैठ गए हैं। वाटर के पार्टिकल कहेंगे अरे भाई ये क्या, हम थे यहाँ पे और तुम पहुंच गए हो, लेकिन उन्होंने आपको जगह दी तो आप वहां पहुंचे हो ना। यू आर गोइंग थ्रू दैट, क्योंकि आपको वहां स्पेस मिली। तो नेचुरली आपको अब समझ आ गया होगा कि सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ मैटर यहाँ पे यूज होगी कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। दैट इज वाई वो आराम से वहां से डाइव करके उसके अंदर से निकल जाता है। तो इसका आंसर आप यही देंगे, बिकॉज every material, every matter has a space in its particles. That is why it is easy for a diver to move through that water. वो ऐसे ऐसे करके जगह बनाता जाता है और चलता जाता है, क्योंकि स्पेस होती है। That is why पार्टिकल साइड पे होने शुरू हो जाते हैं और वो पर्सन बड़े आराम से वहां से निकल जाता है। उसके बाद एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, what happens to sugar? What happens to sugar when it is dissolved in water? When it is dissolved in water. उसके बाद इसी क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया, where does this sugar go? इसी में फिर पूछा गया है, पूछता ही जा रहा है, रुक नहीं रहा ये तो। व्हाट इंफॉर्मेशन डू यू गेट अबाउट द नेचर ऑफ मैटर, अबाउट द नेचर ऑफ मैटर फ्रॉम डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर। बड़ा कुछ पूछ लिया भाई एक ही क्वेश्चन के अंदर। तो देखिए इसका आंसर जो है वो आपने क्या देना है। मैं हमेशा से आप लोगों को ये समझाती हूँ कि आप लोगों को अटेम्प्टेशन जो करनी होती है दैट शुड बी अप टू द मार्क, वो अच्छी होनी चाहिए, इंप्रेसिव होनी चाहिए। तो जितने पार्ट्स आपके क्वेश्चन के हैं उस क्वेश्चन पेपर के अंदर, उतने ही पार्ट्स आपके आंसर के भी होने चाहिए, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि यू हैव अटेम्प्टेड ईच एंड एवरीथिंग ऑफ द क्वेश्चन, आपने हर पॉइंट को उठाया है। तो देखिए क्या पॉइंट्स है। फर्स्ट इज व्हाट हैपेंस टू द शुगर व्हेन इट इज डिसॉल्व्ड इन द वाटर। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखाई थी सॉल्ट की, वाटर के अंदर सॉल्ट की। तो देखिए बिल्कुल क्लियर हो चुका है आपके सामने, मैंने इसके अंदर सॉल्ट डाला था, कहीं पे आपको सॉल्ट नजर नहीं आ रहा। तो वही चीज शुगर के साथ भी होती है कि जैसे ही व्हाट हैपेंस टू शुगर व्हेन इट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, शुगर का क्या होता है, तो शुगर उसके अंदर डिसॉल्व हो गई है, इट इज सॉल्युबल इन वाटर। तो हमें यहाँ से फिर उसके बाद देखिए वेयर डज दिस शुगर गो, शुगर कहाँ चली गई। आप पहली बात तो क्या होता है शुगर के साथ, आप कहेंगे इट इज डिसॉल्व, उसके अंदर चली गई है, इट इज सॉल्युबल इन वाटर। फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। सेकंड पार्ट में आपसे पूछा वेयर डज दिस शुगर गो, शुगर कहाँ गई। अभी हमने सॉल्ट उसके अंदर डाला वाटर के अंदर, वो सॉल्ट कहाँ चला गया। अभी हमने बात की कि वाटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है, वहां जा जाके वो सॉल्ट फिट हो गया। एग्जैक्टली सेम विल हैपन विद इन द केस ऑफ शुगर, कि शुगर के पार्टिकल्स भी वाटर के पार्टिकल्स के बीच में फिट हो के अपनी जगह बना लेंगे। तो सेकंड केस का आंसर क्या हो जाएगा, शुगर पार्टिकल्स विल गो इनटू द स्पेस बिटवीन वाटर पार्टिकल्स, कि वाटर पार्टिकल्स के बीच में जहां पे स्पेस है वहां वहां शुगर के पार्टिकल्स चले गए हैं। फिर देखिए व्हाट इन्फॉर्मेशन डू यू गेट अबाउट नेचर ऑफ मैटर इन दिस प्रोसेस। जो ये प्रोसेस है आपको मैटर की कौन सी प्रॉपर्टीज का पता चला है। दो प्रॉपर्टीज की हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट इज मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। शुगर के वो छोटे छोटे ग्रेन्स हैं, जैसे ही आप वाटर के अंदर डालेंगे उसको टूटते बिखरते दे विल सेट देमसेल्व्स इनटू द स्पेसेस बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स। तो सेकंड जो पार्ट हमें यहाँ से पता चलेगा, जो सेकंड इन्फॉर्मेशन होगी दैट विल बी देयर एग्जिस्ट अ स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ
मैटर कि पार्टिकल्स जो है मैटर के उनके बीच में एक स्पेस हमेशा एग्जिस्ट करती है। तो इन दिस वे आपको ऐसे क्वेश्चंस को हैंडल करना होता है जो मैटर की प्रॉपर्टीज के साथ डील करते हैं, मैटर की डेफिनेशन के साथ डील करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर की। स्टेट्स ऑफ मैटर का कॉन्सेप्ट करने के बाद इसके क्वेश्चंस फिर हम अपने अगले लेक्चर के अंदर लेंगे। स्टेट ऑफ मैटर्स कितनी होती हैं, कितने टाइप की होती हैं, ये सब हम ऑलरेडी अपने पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस करके आ चुके हैं। आज हम जो आपके सिलेबस का पार्ट है सिर्फ 3 उनके ऊपर ही अपनी डिस्कशन को कॉन्सेंट्रेटेड रखेंगे, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो 3 जो स्टेट्स हैं उनका मुझे कंपैरिजन करना है आपस के अंदर कि उनकी जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं, किस तरीके से ये तीनों जो हैं बिहेव करते हैं, उनको मुझे डिस्कस करना है। तो सबसे पहले तो अगर मैं बात करूंगी शेप एंड वॉल्यूम की, जो इनकी डेफिनेशंस के बीच में भी आ जाता है, शेप एंड वॉल्यूम। तो आप लोगों को ये पता है, बड़ी लोअर क्लासेस से आपको सिखाया जा रहा है कि सॉलिड जो है, सॉलिड के पास फिक्स्ड शेप होती है, उसके पास फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, मतलब उसका शेप एंड वॉल्यूम बोथ आर फिक्स्ड, आपको ये समझाया जाता है। लिक्विड के केस में आप लोग ये कहते हैं कि इसका शेप जो है वो फिक्स नहीं रहता, बट जो इसका वॉल्यूम है दैट रिमेन्स फिक्स्ड, ये हमेशा फिक्स रहता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं गैस की, तो गैस के केस में ना तो शेप फिक्स्ड है और ना ही वॉल्यूम फिक्स्ड है, इनके अंदर कुछ भी फिक्स नहीं होता। ये चीज आप अच्छे तरीके से पढ़ के आ चुके हैं। शेप फिक्स, वॉल्यूम फिक्स का क्या मतलब है? जैसे कि ये डस्टर मेरे पास है, इस डस्टर की शेप ऐसी ही रहेगी, मैंने इसे ऐसे चला लिया, ऐसे चला लिया, आप लोग क्लास के अंदर खेलते रहते हैं, उसको दिया, कैच करवाया, ये ऐसा ही है, इसकी शेप ऐसी ही रहेगी। वॉल्यूम की बात करूं तो इसने जितना स्पेस कंज्यूम किया हुआ मैं कहीं पे भी रख दूं उतना ही लेगा, इसको काट भी दूंगी, उन पीसेस को फिर से जोड़ूंगी तो भी उतना ही वॉल्यूम रहेगा। लेकिन यहाँ पे आपकी बुक्स में फिर से क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट अबाउट अ रबर बैंड? स्ट्रेच करते हैं, शेप चेंज कर रहा है, स्प्रिंग स्ट्रेच करते हैं, शेप चेंज कर रहा है, इज इट अ सॉलिड? आपसे ये पूछा जाता है, तो आपको वहां पे क्या बताना होता है कि सॉलिड तो ये है, क्योंकि अगर मैं बात करूं कि एक टाइम पे उसकी शेप है, फिक्स है, लेकिन अगर वो अपनी शेप चेंज कर रहा है, दैट इज ऑन द एप्लीकेशन ऑफ सम फोर्स। ये चीज जो होती है इसको मटेरियल की इलास्टिसिटी बोलते हैं, कि किसी को ज्यादा फोर्स चाहिए अपनी शेप चेंज करने के लिए, किसी को कम फोर्स चाहिए, बट इट इज सॉलिड। ऐसा नहीं है कि आपने रखा और अपने आप ही रबड़ इधर उधर फैलता जा रहा है, ऐसा नहीं कि उसके अंदर कोई भूत घुस गया और वो इधर चला गया, उधर चला गया। आपने जहां रखा वो ऐसा ऐसे ही है, आप जब तक उसे खींचेंगे नहीं, उसके ऊपर फोर्स नहीं लगाएंगे, इट विल नॉट चेंज इट्स शेप। लेकिन लिक्विड के केस में मैंने यहाँ गिलास वाटर लिया, गिलास के अंदर उसे यहाँ गिरा दिया, अपने आप फर्श पे इधर उधर फैलना शुरू हो जाएगा, मतलब उसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है, उसकी शेप चेंज हो रही है। अब जिस कंटेनर के अंदर डाल लेते हैं उसी की शेप वो ले लेता है, लेकिन मैंने रबड़ को गिलास के अंदर डाला तो ऐसा नहीं है कि वो गिलास की शेप ले लेगा। फिर आप लोगों से ये भी कई बार पूछा जा सकता है कि मान लीजिए आपके पास चॉक डस्ट है, आपने चॉक को क्रश करके उसको डस्ट बना लिया, या मिट्टी है, मिट्टी को आप जग में डालेंगे वो जग की शेप ले लेगी, आप गिलास में डालेंगे गिलास की शेप ले लेगी। फिर आपसे पूछेंगे क्या ये सॉलिड है? डेफिनेटली इट इज सॉलिड, लेकिन क्योंकि हमने क्रश किया हुआ है छोटे छोटे पार्टिकल्स को, वो ओवरऑल टोटल सिस्टम की शेप है, बट एक पार्टिकल ने अपनी शेप नहीं चेंज की है। अब मान लीजिए मेरे पास पत्थर है, वो पत्थर मैंने उसके अंदर डाले गिलास जग के अंदर, तो वो जग की शेप ले लेंगे, गिलास में डालूंगी गिलास की शेप लेंगे, लेकिन ओवरऑल पत्थर की शेप चेंज नहीं होगी। दैट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड। तो इस तरह से आपको रिकग्नाइज करना पड़ेगा कि सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है और गैसेस क्या है। गैसेस के केस में यू वेरी वेल नो कि इसको आप जिसके अंदर भी रख देते हैं उसी की शेप, बैलून्स हैं तो बैलून्स की शेप बन जाती है, अलग अलग शेप के कोई बैलून्स होते हैं, कोई डोरेमोन बना होता है, कोई छोटा भीम बना होता है, अलग अलग बने होते हैं, तो सबकी शेप्स वो ले लेती है गैस। गैस सिलेंडर के अंदर आप डालते हैं उसकी शेप ले लेती है, रूम के अंदर एयर है उसकी शेप उसने ली हुई है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, नेक्स्ट पॉइंट इज एनर्जी, जो इनको क्लासिफाई करने के लिए हम यूज करते हैं। एनर्जी जो है वो सॉलिड्स के केस में मैं कहूंगी कि लोएस्ट एनर्जी होती है सॉलिड्स की, लिक्विड्स हैव मीडियम एनर्जी, गैसेस हैव मैक्सिमम एनर्जी। अब यहाँ पे एनर्जी का मतलब क्या है? आप लोग अभी लॉकडाउन चल रहा है और रात को 2-3 दिन पहले ही मैं डांस इंडिया डांस देख रही थी, तो वहाँ पे क्या था कि जो जजेस बैठे हुए थे उन्होंने किसी परफॉर्मर को कहा कि एनर्जी लेवल कम था, एनर्जी लेवल ज़्यादा चाहिए था। व्हाट डिड दे मीन बाय दैट एनर्जी लेवल? उनकी फुर्ती, उनकी एक्टिवनेस, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ फटाफट स्टेप चेंज किए तो कह देते हैं कि एनर्जी ज़्यादा, एनर्जी कम। मतलब मोशन के साथ लिंक है कि कोई चीज़ आप लोग, अब घर पे आपके कोई बच्चा होता है, बड़ा शैतान होता है, इधर हो गया उधर गया, 4 चीज़ें तोड़ दी, बहुत एनर्जी है भैया इसके अंदर, तो आप ऐसे बोलते हैं।
एग्जैक्टली सेम यहाँ पे भी समझने का तरीका देखिए क्या है, सॉलिड है, पार्टिकल्स बेचारे एक दूसरे के साथ चिपक के आराम से पड़े हुए हैं, कोई इधर नहीं जा रहा, कोई उधर नहीं जा रहा, कोई मूवमेंट नहीं है, तो दैट मीन्स उनके पास जो फ्रीली अवेलेबल एनर्जी है वो नहीं है, वो नहीं मूव कर पा रहे हैं, दे डोंट हैव एनी काइनेटिक एनर्जी। नो डाउट मैंने लोएस्ट लिखा है, जीरो नहीं लिखा, होती है थोड़ा थोड़ा बेचारे इधर उधर, आप अब बस के अंदर बैठे हैं, सीट है, फंसे हुए हैं, 4 लोग बैठे हुए हैं एक सीट पे, आप ऐसे 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 थोड़ा करते रहते हैं कि स्पेस बन जाए, जगह बन जाए, लेकिन आप लोग मूवमेंट करके इधर उधर जा तो नहीं पाते ना, मतलब आप लोग वहीं पे बैठे हुए हैं, एनर्जी है बट लो है, लीस्ट है। यही सेम क्या होता है कि सॉलिड के अंदर, कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो एक ठूसी हुई बस की सवारियां हैं, जो इधर उधर थोड़ा वहाँ पे तो ऐसे ऐसे हो सकती हैं, लेकिन इस तरीके की मूवमेंट वो नहीं कर सकती, मतलब उनके अंदर एनर्जी क्या है, कम है। कमिंग ऑन टू लिक्विड, लिक्विड का हम लोगों को समझ आता है, कभी लेयर इधर चली गई, कभी लेयर उधर चली गई, कभी इधर चली गई, कभी उधर चली गई विद इन दैट कंटेनर। तो एज कम्पेयर टू सॉलिड्स उनके अंदर वो एनर्जी ज़्यादा है, बट गैसेस के कंपैरिजन में वो एनर्जी कम है। आप अपने घर के अंदर ही कभी यहाँ जा रहे हैं, कभी अब लॉकडाउन है, आप लोग बाहर जा नहीं पा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, घर के अंदर तो आप 1 मिनट भी नहीं बैठते होंगे, लेकिन आउटसाइड होम यू आर नॉट एबल टू गो। तो आपका जो वो मैं कहूँ रीजन ऑफ टेकिंग एनर्जी है वो क्या है कि लिमिटेड है। वही सेम लिक्विड के केस में कि इसकी लेयर्स मूव करती हैं, पार्टिकल्स मूव करने के लिए कैपेबल हैं, सॉलिड्स के कंपैरिजन में उनकी मूवमेंट ज़्यादा है, बट गैसेस के कंपैरिजन में कम है, इसलिए हम कह देते हैं कि मीडियम एनर्जी है, सॉलिड से ज़्यादा, गैसेस से कम। गैसेस के अंदर तो बहुत एनर्जी है, भंडार है इनके अंदर एनर्जी का। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक फ्रेग्रेंस स्टिक एनलाइट करके दिखाई, एकदम से उसके फ्यूम्स निकलने शुरू हो गए, इधर उधर मूवमेंट शुरू होगी, एकदम से उसने एक्सपेंड करना शुरू कर दिया, तो रैंडमली इधर उधर बहुत ज़्यादा मूवमेंट ये पार्टिकल्स करते हैं, दैट इज़ वाई इनके पास जो एनर्जी है वो मैक्सिमम होती है। थर्ड पॉइंट इज कॉम्प्रेसिबिलिटी। ओह इतना बड़ा वर्ड आ गया, आप कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, कोई बात नहीं, मैं डेमोन्स्ट्रेशन के साथ आपको ये समझाऊंगी। कॉम्प्रेसिबिलिटी, कॉम्प्रेस करना, दबाना। ये डस्टर है, मैं इसको दबा पा रही हूँ, आप मेरा हाथ चाहे दब रहा हो, डस्टर तो नहीं दब रहा, तो क्या है कि इसको कंप्रेस करना, दबाना, इसके अंदर वो कंप्रेसिबिलिटी जो है वो कम है। लिक्विड जो है उनको हम दबाएंगे, कुछ हद तक दबा पाएंगे, फिर उनकी जो कैपेबिलिटी है वो नहीं होगी दबने की। गैसेज है उनको हम थोड़ा ज़्यादा दबा सकते हैं, आप बैलून हाथ में पकड़े, आप उसे इस तरीके से कंप्रेस कर सकते हैं। इसके लिए छोटी सी एक डेमोन्स्ट्रेशन मेरे पास है आप लोगों को दिखाने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉलिड की अगर मैं बात करूँ तो ये मेरे पास एक सिरिंज है, सिरिंज के अंदर मैंने ये चॉक डस्ट फिल की हुई है। आगे से देखिए इस होल को मैं बिल्कुल ऐसे दबा देती हूँ, अदरवाइज आप कोई कॉक लगा सकते हैं। अब मैं इसको प्रेस कर रही हूँ, थोड़ा सा प्रेस हुआ, उसके बाद से ये प्रेस नहीं हो पा रहा है, मतलब इसकी कंप्रेसिबिलिटी कम है। थोड़ा सा मैं कंप्रेस कर पाई, उसके बाद ऐसा नहीं है कि मैं एक्टिंग कर रही हूँ, वाकई आई एम अप्लाइंग फोर्स, नहीं हो पा रहा है ये, दैट मीन्स इसकी कंप्रेसिबिलिटी क्या है, कम है। उसके बाद अगर मैं लिक्विड की बात करूं तो वही सिरिंज है मेरे पास, और सपोज ये जो वाटर है मैं इसके अंदर फिल कर देती हूँ। वाटर फिल करने के बाद सपोज मैंने इसकी ये जो आउटलेट है इसको भी इस तरीके से बंद कर दिया है। अब मैं इस पिस्टन को इसके अंदर डाल के इसको मूवमेंट करवाने की कोशिश करूँगी। थोड़ा सा निकाल देते हैं पानी कि ईजी हो जाए। अब देखिए इस तरीके से बंद किया हुआ है मैंने इसको, मैं ये तो काम ख़राब हो गया कि इसके अंदर से यहाँ से जो स्पेस थी वहाँ से निकल गया, लेकिन ये अब स्पेस नहीं है। अब देखिए मैंने इसको ध्यान से दबाया हुआ है, कोई स्पेस नहीं है। अब मैं इसको कंप्रेस कर रही हूँ, आई एम अप्लाइंग फोर्स। एज़ कम्पेयर टू सॉलिड मैं थोड़ा ज़्यादा कंप्रेस कर पाई, लेकिन उसके बाद ये कंप्रेस नहीं हो पा रहा है फर्दर। सॉलिड से थोड़ा ज़्यादा हो पाया, लेकिन अदरवाइज ये मैं कहूँ कि एज़ कम्पेयर टू गैस ये कंप्रेस नहीं हो पाएगा। अब मेरे पास एक ये सिरिंज है जिसके अंदर हम कहें कि सिर्फ और सिर्फ एयर ही है। अब मैं इसको भी यहाँ से अगर मैं दबा लेती हूँ कुछ इस तरीके से, देखिए अगेन मैंने ये आगे वाली नोजल जो है वो बंद कर दी है ताकि यहाँ से एयर निकल ना पाए। अब मैं इसको दबाऊंगी तो हम एज कंपेयर टू सॉलिड और लिक्विड इसको ज़्यादा दबा पा रहे हैं, लेकिन इसके बाद ये भी पॉसिबल नहीं। तो इनकी कंप्रेसिबिलिटी की एक लिमिट है सबकी, कि आप सॉलिड्स को थोड़ा कम कंप्रेस करवा पाते हैं, लिक्विड को थोड़ा उससे ज़्यादा, और गैसेस को उससे भी ज़्यादा। दैट इज़ वाई हमने यहाँ पे ये लिखा है कि कंप्रेसिबिलिटी जो है वो सॉलिड्स की, मैं फिर से कहूँ कि लीस्ट है, लिक्विड्स की क्या है, मीडियम है, और गैसेस के केस में ये क्या है, मैक्सिमम है। गैसेस आर द मोस्ट कंप्रेसिबल अमंग दीज 3 स्टेट्स ऑफ मैटर।
उसके बाद अगर मैं बात करूं अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स या उनके बीच के स्पेस की, तो फोर्थ पॉइंट है अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड स्पेस बिटवीन देम। तो यहाँ पे सॉलिड्स के केस में अब तभी से हम बात करें, हम लोगों को समझ आ रहा है कि बेचारे पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ चिपक कर पड़े हुए हैं। चिपक कर बोल रही हूँ मैं कि एक दूसरे के साथ ये पड़े हुए हैं। दैट मीन्स एक रेगुलर अरेंजमेंट है इनके, और इनके बीच का स्पेस जो है वो बहुत ही कम है, बिल्कुल वैसे ही बस के ठूसी हुई बस के पैसेंजर्स की तरह, बस इतनी मूवमेंट पॉसिबल है। तो इनकी रेगुलर अरेंजमेंट होती है इनके अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम्स, रेगुलर अरेंजमेंट एंड वेरी स्मॉल स्पेस, बहुत ही स्मॉल नेग्लिजिबल स्पेस पार्टिकल्स के बीच होता है। लिक्विड्स में ये थोड़ा अरेंजमेंट थोड़ी रैंडम होनी शुरू हो जाती है। आप कहेंगे कि दीज आर रैंडम एज कंपेयर टू सॉलिड्स एंड मोर स्पेस एज कंपेयर टू लिक्विड, एज कंपेयर टू सॉलिड। ये हमने अभी कॉम्प्रेसिबिलिटी वाले एक्सपेरिमेंट में भी समझ लिया कि हम दबा पा रहे थे सॉलिड को कम क्योंकि स्पेस कम थी, लिक्विड को थोड़ा ज़्यादा क्योंकि स्पेस थी, हम उस स्पेस को ख़त्म करते गए और उसको दबाते गए। इसी तरीके से अगर हम थर्ड इसकी बात करें गैसेस की, तो हमने उसको भी थोड़ा दबाया और बहुत ज़्यादा हम उसको दबा पाए क्योंकि स्पेस ज़्यादा थी पार्टिकल्स के बीच, हम उसको कम करते गए, पार्टिकल्स क्लोज आते गए। तो इस वजह से हम यहाँ पे कहेंगे कि ये और भी ज़्यादा रैंडम होती हैं, किसी भी डायरेक्शन में इधर उधर। आप लोग कह सकते हैं कि एक भटका हुआ सांड है, कभी किसी डायरेक्शन में चला गया, कभी किसी डायरेक्शन में, कभी किसी डायरेक्शन के अंदर। तो ये रैंडम होती है इनकी डायरेक्शन, बिल्कुल पार्टिकल्स रैंडमली इधर उधर मूवमेंट करते हैं, और स्पेस मैक्सिमम होती है इन बाकी दोनों के कंपैरिजन में, सॉलिड और लिक्विड्स के कंपैरिजन में गैसेस के पार्टिकल्स की जो स्पेस होती है वो ज़्यादा होती है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ फ्लूइडिटी, सारे पॉइंट्स एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड ही हैं। फ्लूइडिटी, फ्लो करना, बहना। अब मैंने यहाँ पे डस्टर रखा, ऐसा तो है नहीं ये फैलना शुरू हो गया, यहीं पड़ा हुआ है। सो सॉलिड्स कैन नॉट फ्लो, सॉलिड्स फ्लो नहीं कर सकते अपने आप। ऐसा नहीं है कि इधर को जाना शुरू हो जाएगा। अब आप कहेंगे जी मैंने तो आइस रखी थी, उसको गर्म किया, वो तो बहनी शुरू हो गई, लेकिन वहाँ पे आपने टेम्परेचर चेंज करके उसको लिक्विड स्टेट में ले गए आप, तब वो जाके मूवमेंट करने लगी है। तो इधर लिक्विड के अंदर लिक्विड्स कैन फ्लो, लिक्विड्स फ्लो कर सकते हैं, और हायर लेवल टू लोअर लेवल ये फ्लो करते हैं। दे फ्लो फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल। डैम्स होते हैं, डैम्स बने होते हैं, और जो पावर हाउसेस हैं जहाँ पे पावर सप्लाईज ली जाती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, वाटर को बड़ी हाइट से नीचे गिराया जाता है। वाटर हमेशा हाइट से मैं कहूँ कि डेप्थ तक नीचे की तरफ फ्लो करेगा। तो एवरी लिक्विड जो है दैट फ्लोज फ्रॉम अ हाई लेवल टू अ लो लेवल। उसके बाद अगर हम बात करें फ्लूइडिटी किसकी, गैसेस की, तो गैसेस की जो फ्लूइडिटी है वो मैक्सिमम है। ये मुझे लगता नहीं है कि अब किसी के दिमाग में इसको लेके कोई भी शक होगा। ये इधर उधर वही भटके सांड की तरह कभी इधर कभी उधर किसी भी डायरेक्शन में जो ये है ये जा सकते हैं। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की मैं बात करूँ इसके अंदर, तो वो प्रॉपर्टी इसकी आ जाएगी इंटर पार्टिकल कनेक्शन की, कि आपस में उनकी कनेक्शंस क्या हैं, उनकी अटैचमेंट्स क्या हैं। जो इंटर पार्टिकल कनेक्शंस हैं, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ नंबर 6, इंटर पार्टिकल कनेक्शन। इंटर मतलब आपसी, किसके बीच में, पार्टिकल्स के बीच में। कनेक्शन क्या है, बहुत जबरदस्त कनेक्शन है, बड़े स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स हैं। सॉलिड्स के अंदर हमें पता है मैक्सिमम है, जो चिपक के एक दूसरे के साथ बेचारे पड़े हुए हैं, तो मैक्सिमम। लिक्विड्स में नो डाउट इट इज मीडियम, और गैसेस के अंदर तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ना के बराबर ही है जी, मिनिमम। सारे ही पार्टिकल्स भटके सांड है, इधर जा रहा है उधर जा रहा है, उधर टकराएगा इधर टकराएगा, इधर जाएगा उधर जाएगा, एक दूसरे से उनको कोई मतलब नहीं है कि ये जा रहा है मुझे इसके पीछे जाना है। तो इनके अंदर जो होते हैं इंटर पार्टिकल कनेक्शंस वो क्या होंगे, मिनिमम होंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूंगी डेंसिटी की, डेंसिटी मैं फिर कभी किसी लेक्चर के अंदर बड़ी डिटेल में आपको समझाऊंगी कि जो जिस टर्म को आप डेंसिटी कहते हैं दैट इज मिस इंटरप्रेटेड, बट यहाँ पे मैं कहूँगी कि मास डेंसिटी है और 3D के अंदर है मास अपॉन वॉल्यूम है। ये सॉलिड्स के केस में मैक्सिमम, लिक्विड्स के केस में मीडियम अगेन, एंड गैसेस के केस में मिनिमम। सीधा बात है कि इसके अंदर पार्टिकल्स एक दूसरे के ज़्यादा क्लोज हैं,
एक एक भीड़ उन्होंने की हुई है क्रिएट एक पर्टिकुलर जगह के अंदर, इट मीन्स ये डेंसर है, संघना है, घना है, वहाँ पे क्लोजर है पार्टिकल्स एक दूसरे के, और लिक्विड में थोड़ा थोड़ा दूर दूर है, इसलिए डेंसिटी कम। गैसेस के अंदर और ज़्यादा दूर है तो और ज़्यादा डेंसिटी इसके अंदर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसके बाद आ जाता है पॉइंट रेट ऑफ डिफ्यूजन। अब ये डिफ्यूजन क्या भला है, इसकी डिटेल मैं अगले लेक्चर के अंदर लेके आऊंगी, जहाँ पे हम फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, किस तरीके से के साथ होते हैं, और मैं कोशिश करूंगी कि मैं उनको डेमोन्स्ट्रेट करवा पाऊँ ताकि आप इन्हें ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएँ। फिलहाल क्योंकि टैबुलेटेड फॉर्म में कंपैरिजन चल रहा था तो मैं ये पॉइंट यहाँ लिख देती हूँ कि रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है वो सॉलिड्स के केस में आप ये मान सकते हैं कि नेग्लिजिबल है। एज सच मैंने यहाँ पे डस्टर रखा, डिफ्यूजन मतलब इन शॉर्ट लेमन लैंग्वेज में एक दूसरे के अंदर मिक्स होना, मैंने यहाँ रखा। ऐसा तो है नहीं कि एक दूसरे के अंदर मिक्स हो गए, आइडेंटिटी खत्म हो गई, नहीं हुए, तो नेग्लिजिबल होता है सॉलिड्स के केस में ये। लिक्विड्स के केस में एज कंपेयर टू सॉलिड्स इट इज मोर। रादर लिक्विड्स के अंदर सॉलिड्स भी डिफ्यूज हो सकती हैं, गैसेस भी डिफ्यूज हो सकती हैं, दोनों ही उनके अंदर जा सकते हैं। और नो डाउट गैसेस के केस में ये डिफ्यूजन क्या होगी, मैक्सिमम, मिक्सिंग मैक्सिमम होगी, एक गैस के अंदर दूसरी गैस बड़ी आसानी से मिक्स हो जाती है। इसके लिए डिफ्यूजन को और ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशन के साथ, डेमोन्स्ट्रेशन के साथ, कि मैं आपको छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट से करके दिखाऊं, फिर आपको समझ आएगा डिफ्यूजन क्या होता है, सॉलिड्स में कम क्यों है, लिक्विड्स में ज़्यादा क्यों है, गैसेज में और ज़्यादा क्यों है। ये हम लेंगे अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।